आज हम लोग एडमिशन कर रहे हैं। सेक्शन 17, एडमिशन सेक्शन 17, सेक्शन 17। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 17 निकालिए। थोड़ा सा पहले आप लोग एडमिशन सुने हैं, आप लोग एडमिशन और कन्फेशन दोनों सुने हैं। कन्फेशन सुने होंगे आप लोग, हाँ। अब थोड़ा सा देखिए कि एडमिशन क्या होता है, कन्फेशन क्या होता है। जुडिशरी में जो मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। व्हाट आर एडमिशंस, हु कैन मेक देम। एक क्वेश्चन है मेंस का कि एडमिशंस किसको कहते हैं और यह एडमिशन कौन करता है, कौन कर सकता है एडमिशन। या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एडमिशन, ये या फिर पूछता है कि एडमिशन का क्या एविडेंटरी वैल्यू है। हम लोग एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें पूछता है कि एडमिशन का क्या एविडेंटरी वैल्यू है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जुडिशरी का, हम पढ़ देते हैं फिर इसको एलोबरेट करते हैं। एडमिशंस कैन नॉट बी प्रूव्ड इन फेवर ऑफ द पर्सन्स मेकिंग देम। व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ दिस जनरल रूल। तो ये सब क्वेश्चन जो है जनरली आपको पूछता है एग्जाम में, मेंस में। तो पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन एलोबरेट करेंगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, एडमिशन एंड कन्फेशन साथ में पढ़ेंगे हम लोग, और थोड़ा सा चीज को समझिए। सेक्शन 17 निकालिएगा। सेक्शन 17, सेक्शन 17 एडमिशन को डिफाइन करता है। एडमिशन का जो डिफिनेशन दे रखा है सेक्शन 17 में, सबसे क्या क्या लिखा है हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। एडमिशन इज ए स्टेटमेंट इन ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। दो 2001 के अमेंडमेंट से इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को जोड़ा गया था। 2001 का अमेंडमेंट है ये, ठीक है ना। एडमिशन क्या कह रहा है, जनरल कि एडमिशन कह रहा है कि एडमिशन क्या है, एक स्टेटमेंट है। हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं किसी चीज के बारे में, जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, उसको एडमिशन पहला लाइन में या तो ओरली या रिटन में, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। ओके, स्टेटमेंट समझते हैं आप लोग। स्टेटमेंट स्टेटमेंट समझते हैं आप लोग। हाँ, यह एक स्टेटमेंट है, वक्तव्य है, जो कि या तो ओरल फॉर्म में होगा, मौखिक रूप में, या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगा। फिर यह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। हम लोग किसी को मेल करते हैं या कोई चीज़ हम लोग लैपटॉप पे लिखे हुए रहते हैं, कोई रिकॉर्ड रहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसको कि हम लोग, ठीक है ना, इसको 2001 के अमेंडमेंट से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को हम लोग जोड़े थे, आईटी एक्ट जो है हमारा। चलिए ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। ये क्या है, स्टेटमेंट है। अब वो स्टेटमेंट क्या करता है, विच सजेस्ट एन इनफेरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। कितना अच्छा चीज लिखता है, देखिए आप लोग पढ़े रेलेवेंट, आप लोग रेलेवेंट फैक्ट भी जानते हैं और फैक्ट इन इशू भी जानते हैं। आप लोग क्या कह रहा है कि क्या वो कर रहा है, वो स्टेटमेंट जो है वो सजेस्ट कर रहा है। स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है। सजेस्ट का हिंदी आप लोग देख लीजिए क्या होता है। वो सजेस्ट कर रहा है क्या है, इन्फेरेंस को, किसी फैक्ट इन इशू से जो रिलेटेड चीजें हैं, उससे जो कनेक्टेड चीजें हैं, उसको सजेस्ट कर रहा है, या रेलेवेंट फैक्ट को क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है। ओके, क्लियर, बोलते चलिएगा। हाँ, वेरी गुड।
विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन। अब कहता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो इन्फेरेंस कर रहा है कि मतलब रिलेशन क्रिएट कर रहा है किसके साथ, फैक्ट एंड इशू के साथ या रिलेवेंट फैक्ट के साथ, जो कि किसी पर्सन के द्वारा क्या किया जाता है, कहा जा रहा है। और वो पर्सन कौन, जो कि रेफर किया गया है पर्सन सेक्शन 18 से लेकर 20 तक। ऐसा कोई पर्सन विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन, ऐसा कोई पर्सन के द्वारा कहा गया है जो कि रेफर किया गया है सेक्शन 18 से लेकर 20 तक में। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 18 से 20 तक में जो प्रोविजन आगे पढ़ेंगे उसी किसी उस मतलब जो से रिलेटेड जो पर्सन्स है उसके द्वारा किया गया हो, मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन्स। कैसा पर्सन, जो कि सेक्शन 18 से लेकर 20 तक में लिखा हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट के। या विच इज मेड अंडर द सर्कमस्टेंसेस, या उस सर्कमस्टांसेस में किया गया हो जो 18 से लेकर 30 तक में लिखा गया है। ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस जो 18 से लेकर 30 तक में लिखा गया है, सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 30 तक में लिखा गया है, उस तरह के सर्कमस्टांसेस के अंदर उस स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट दिया गया है उस आदमी के द्वारा जो कि सेक्शन 18 से लेकर 20 तक मेंशन है। ओके, और वो स्टेटमेंट क्या है, इन्फरेंस है किसी फैक्ट एंड इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से। क्लियर? किसी ऐसे आदमी के द्वारा जो इस सेक्शन में मेंशन है, किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस के द्वारा जो इस सेक्शन में मेंशन है, ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कि रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इसी से इन्फरेंस कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है इन्फरेंस को। ओके, क्लियर? सिंपल सा चीज है। अच्छा, एक थोड़ा सा पहले भी जानकारी लिए पूछ लेते हैं आप लोगों से। आप लोग स्टेटमेंट यानी कि ये जो आपका एडमिशन पढ़ रहे हैं, एडमिशन और कन्फेशन में आप लोग अंतर समझते हैं? ऐसे जनरल भी फिर कन्फेशन पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग से एक दिन पूछे भी थे, फिर आप लोग से पूछते हैं, बताइएगा जरा। एक आप लोगों को हम एक सिचुएशन दे रहे हैं हम, और सिचुएशन बताइएगा कि इसमें एडमिशन क्या है और कन्फेशन क्या है, और ये जो सिचुएशन देंगे वो किस तरीके से है। एक आदमी है, ठीक है ना, एक होटल के कमरे में दो दोस्त ठहरता है। एक होटल के कमरे में दो दोस्त ठहरता है। ओके, नेक्स्ट डे रात में ठहरता है दोनों। नेक्स्ट डे एक की हत्या हो जाती है। नेक्स्ट डे क्या होता है, एक की हत्या हो जाती है। दूसरा फरार है। वह किसी तरीके से उसको या तो पुलिस पकड़ के लाती है या खुद वो कोर्ट में प्रेजेंट होता है, और वह कहता है क्या कि उस रात मैं उस होटल में ठहरा था अपने उस दोस्त के साथ। अब बताओ कि यह एडमिशन है या कन्फेशन है? चित्रा अंशु कर रही है कन्फेस, राहुल कह रहा है वो बाकी लोग कह रहे हैं कन्फेशन है, कुछ लोग कह रहे हैं एडमिशन है। अब ध्यान समझिएगा, वो जो वक्तव्य दे रहा है वह कह रहा है कि उस रात मैं ही अपने दोस्त के साथ ठहरा था उस कमरे में। कुछ लोगों ने कहा एडमिशन है, कुछ लोगों ने कन्फेशन कहा। चलिए नेक्स्ट, एक दूसरा इसका वक्त कन्फेशन है। ठीक, अब वक्तव्य बदलते हैं, सुन लीजिए पहले क्या है, वक्तव्य बदलते हैं तब फिर बात करते हैं। ध्यान समझिए, अगर ये चीजें कन्फेशन है आपके हिसाब से, तो अब ये कह रहा है वो कि उसकी जो हत्या हुई है, उस रात जो उसकी हत्या हुई, वो हत्या मैंने ही की है। अब बताइए ये क्या है? निशा, ये कन्फेशन है। ये तो बोल दिए सभी लोग कन्फेशन है। अब पहला वाला जो स्टेटमेंट है, ध्यान से समझिएगा, पहला वाला जो क्या कहते हैं स्टेटमेंट है वह एडमिशन है। ध्यान से समझिए, जिसमें वो ये बात कह रहा है कि उस रात मैं उसके साथ ठहरा था, विच सजेस्ट एन इन्फरेंस,
which suggests an inference as to any fact in issue or relevant fact. यह इस लाइन को डिनोट, इस लाइन के लिए है वो, कि अब वो उसका सिर्फ ये चीजें कहना कि उसके साथ हम थे और ये चीजें फैक्ट इशू है, उसकी हत्या किसने की, उसकी हत्या हुई कैसे हुई, ये फैक्ट इशू है। अब वो उसी इन्फरेंस को सजेस्ट कर रहा है, यह एडमिशन है। और कन्फेशन में थोड़ा सा अंतर क्या है बता देते हैं। कन्फेशन इज ऑल्सो एडमिशन, ये याद रखिएगा आप लोग। कन्फेशन जो है वह भी एडमिशन ही है, लेकिन है सजेस्ट एन इन्फरेंस एज टू गिल्ट। बात समझ रहे हैं? जहां वह अपराध के बारे में बात कर रहा है, उससे जो गलती हुई है, उससे जो सीन अपराध हुआ उसके बारे में बात कर रहा है, वह भी एक स्टेटमेंट है। कन्फेशन इज ऑल्सो स्टेटमेंट, ठीक है ना? राहुल, चित्रांशी, निशा, हाँ, यह पूरा का पूरा एडमिशन है। आप लोग अगर वेन डायग्राम जानते हैं, पढ़े हैं, तो एडमिशन के का छोटा सा पार्ट कन्फेशन है। पूरा का पूरा कन्फेशन जो है वो एडमिशन ही होता है, बट एडमिशन है वो कन्फेशन नहीं होता है। क्लियर? जहां पे कोई पर्सन अपने अपराध के बारे में बात करता है कि हमने अपराध किया है, वो अपना अपराध स्वीकार करता है, अपने गिल्ट को स्वीकार करता है, इन्फरेंस सजेस्ट एन इन्फरेंस एज टू गिल्ट, वो कन्फेशन होता है। लेकिन अगर वो किसी रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बात कर रहा है, कोई फैक्ट इश्यू के बारे में बात कर रहा है, तो वह हो जाता है एडमिशन। ओके, क्लियर? बोलिएगा। अब इसका कुछ कुछ इलस्ट्रेशन भी है, पढ़ भी देते हैं, आपके बैरक में होगा भी, हम बोल देते हैं। एडमिशन इज ए पॉजिटिव एक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट को मतलब जानते हैं आप लोग, ठीक है ना? एक आपका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ए सू बी फॉर रिकवरी ऑफ मनी, यानी कि ए जो है बी पर केस करता है कि मेरा पैसा दिलवा दीजिए, बी मेरा पैसा लिया है, हमको दिलवा दीजिए, रिकवरी फॉर मनी। एंड सुनिएगा, एंड देयर इज एन एंट्री इन अकाउंट बुक्स ऑफ बी। ए क्या करता है? सू करता है बी पे कि हमको पैसा चाहिए, और बी के एंट्री बुक में लिखा हुआ था, जो पैसा लेन देन करता है, कोई बिजनेसमैन है, तो वो जो एंट्री बुक होती है उसमें बी के एंट्री बुक में लिखा हुआ है दैट ही ओज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू ए, ठीक है ना? कि हमको ए को कुछ उधार चुकाना है, ए को जो है कुछ पैसा हमको चुकाना है, सर्टेन अमाउंट जो लिखा हुआ था अमाउंट वो चुकाना है हमको, ठीक है ना? तो कहता है क्या कि ये जो एंट्री बुक है, अभी क्या पढ़ रहे हैं? एडमिशन इज ए स्टेटमेंट इन ओरल और डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको एडमिशन माना जाता है, यह एडमिशन है। इट इज एन एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ बी। बी क्या एडमिशन माना जाता है? आपके कॉपी में लिखा हुआ है, आपके एक एंट्री बुक है जिसमें लिखा हुआ है कि हमको बी को 500 रुपया देना है, सी को 700 रुपया देना है, डी को 900 रुपया देना है। ये जो आप एंट्री कर रहे हैं, उसमें से एक आदमी जो है वो 500 रुपये का क्लेम कर रहा है कि मेरा पैसा लिए हैं, 500 नहीं दे रहे हैं आप जो ये एंट्री बुक में लिखे हुए हैं, तो इसको आपके खिलाफ आपका एडमिशन माना जाएगा। बात समझ रहे हैं राहुल? हाँ, यह ऑन द पार्ट ऑफ बी रिलेटिंग टू लायबिलिटी टुवर्ड्स ए, तब तो आप एंट्री बुक में लिखे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं कि आप नहीं दे रहे हैं, आप मतलब नहीं लिए हैं, लेकिन आपका एंट्री बुक तो कह रहा है कि आप लिए हैं, और ये क्या है? एडमिशन है। क्लियर? क्योंकि कोर्ट में रिकवरी ऑफ मनी का ही इशू है कि पैसा लिया है कि नहीं लिया है, और अब वो जो आपका एंट्री बुक है वो जो है वो इंफरेंस कर रहा है फैक्ट इशू को, तो यह एडमिशन है। क्लियर? ठीक है। अब एक बहुत अच्छा लीडिंग केस है, आप लोग केस का नाम लिख लीजिएगा। सीताराम एडमिशन पर एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा केस है। सीताराम भान पाटिल, BHANPATIL, BHANPATIL
PATIL, भान पाटिल, सीताराम भान पाटिल वर्सेस रामचंद्रा नाग पाटिल, रामचंद्रा नाग पाटिल। 1977 का केस है, 1977 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। फिर से नाम बोल देते हैं, सुन लीजिए। सीताराम भान पाटिल वर्सेस रामचंद्रा नाग पाटिल, 1977 का केस है, ठीक है ना। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, एज इट इज पढ़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ए स्टेटमेंट इन रिलेशन टू ए फैक्ट और ए सर्कमस्टांसेस which is not an issue or relevant is not an admission। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ जो है इसमें कह रहा है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा वक्तव्य, ठीक है ना, जो कि किसी फैक्ट इशू को या किसी सर्कमस्टांसेस को, जो कि मुद्दा में नहीं है, जो कि फैक्ट इशू में से रिलेटेड नहीं है, रेलेवेंट इशू से रिलेटेड नहीं है, वह एडमिशन नहीं होगा, ठीक है ना। बात समझे? यानी कि हाँ या ना? हाँ, यह एकदम बिल्कुल कर रहा है। फिर आगे पढ़ते हैं। फॉर स्टेटमेंट टू क्वालिफाई एज एडमिशन इट इज सफिशिएंट दैट स्टेटमेंट एडमिट्स ए फैक्ट विच सजेस्ट एन इन्फरेंस एज टू हिज लेवलिटी। यही चीज अभी जो बता रहे थे आपको, वह बिल्कुल फैक्ट इन इशू और आपका जो रेलेवेंट फैक्ट है उसको सजेस्ट करना चाहिए, उस सर्कमस्टांसेस को सजेस्ट करना चाहिए। अगर वह उससे कनेक्टेड नहीं है, उससे जुड़ा हुआ चीज नहीं है, तो वह एडमिशंस नहीं है। क्लियर? राहुल, निक्की, चित्रांशी, निशा, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बता दे रहे हैं, ये एग्जाम में पूछता है एडमिशंस आपको। नेक्स्ट आ जाइए हमारा, ठीक है ना। हु कैन मेक एन एडमिशन, ठीक है ना। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्संस रेफर्ड इन सेक्शन 18 to 20, 18 से 20 तक में जो लाइक करेगा ऐसा कोई पर्सन, उसके द्वारा जो दिया जाएगा उसी को हम लोग एडमिशन मानेंगे, ठीक है ना। पर्संस हुज स्टेटमेंट्स आर एडमिशंस, पर्संस हुज स्टेटमेंट्स आर एडमिशन, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20। अब देखिए सेक्शन 18 के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, ध्यान से समझिएगा, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग बेरख में अंडरलाइन करते चलिएगा और इसको लिखते चलिएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? आपका सेक्शन 18 जो है, सेक्शन 18, ठीक है ना, इसमें 5 ऐसे पर्सन्स हैं जिनको कहा गया है क्या कि उनके द्वारा जो बनाया जाएगा वो एडमिशंस होगा, ठीक है ना। सेक्शन 18 provides the 5 kinds of persons, 1 2 3 हाँ 5 kinds of persons can make admissions। 5 तरह के लोग, 5 kinds of persons can make admission according to section 18 admission। कौन कौन सा? पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, पहला लिख लीजिएगा आप लोग, पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स। पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है ऐसा कोई, किसी भी मामले में 2 लोग होते हैं, 2 पार्टी होती है, हाँ या ना? हाँ, कल हम लोग एक इंटरव्यू ले रहे थे, ओरली पूछ रहे थे, उसने पूछे कि कितने पार्टी होते हैं कोर्ट में, तो कहता है 2 पार्टी होता है। तो कहता है वो जो आए थे एक्सटर्नल, वो पूछते कौन कौन पार्टी होता है, तो बोला एक कोर्ट होता है, ठीक है ना, दूसरा वकील होता है। राहुल,
हाँ, जब सेकेंड ईयर का हो रहा था, ओरल प्रैक्टिकल चल रहा था, तो उससे पूछा गया कि कोर्ट में कितने कौन कौन पार्टी होते हैं कोर्ट में, तो कहता है 2 पार्टी होता है, एक क्या कहते हैं, एक कोर्ट होता है और दूसरा वकील होता है, एडवोकेट होता है। तो आप लोग ऐसा नहीं हाँ हाँ, तो वो तो ध्यान नहीं आया, कोर्ट बोल दिया, ठीक है, जज और वकील नहीं बोल पाया वो, तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो पार्टी हो, जो प्रोसीडिंग्स का जो पार्टी है, प्लेंटिफ हो सकता है, रिस्पोंडेंट हो सकता है, हाँ 2 तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात। क्रिमिनल मामला होगा तो आपका स्टेट है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन उसकी तरफ से लड़ता है, तो एक स्टेट है, एक डिफेंस आपका एक्यूज्ड है, आपका 2 पार्टी तो होगा ही सब में। तो जो भी पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स होगा, उसके द्वारा जो स्टेटमेंट आएगा उसको हम लोग एडमिशंस मानते हैं। तो सबसे पहला कौन होगा सेक्शन 18 में, तो पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स। क्लियर? अनुपमा, अंशु, निशा, मनीषा, मौसमी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, एक आदमी से कल ऐसे ही पूछे कि सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, ठीक है ना, तो कहता है सर 5 सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ, ठीक है। पूछा सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, जो आया था एक्सटर्नल जो आया सर, हाँ, तो कहा 5 सुप्रीम, हाँ, तो वही तो हमको, तो हम पूछ भी दिए कि हमको 5 सुप्रीम कोर्ट का नाम बता दो तुम कम से कम, ठीक है ना। तो जो एक्सटर्नल आए थे, कहता क्यों बेइज्जत कर रहे हैं बच्चे को, ठीक है, जाने दीजिए, जब इसको 5 सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर कहा ठीक है, जा बोले जाइए, ठीक है ना। तो ये हाल है, ठीक है ना। तो चलिए ये सब गलती मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा है ऑथराइज एजेंट। ऑथोराइज एजेंट, AUTHORISED, ऑथराइज एजेंट, ऑथराइज एजेंट। ऑथराइज एजेंट यानी कि जो पार्टी के द्वारा जो एजेंट ऑथराइज होगा, ठीक है ना। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं आपको, ऑथराइज एजेंट का मतलब समझाते हैं कि मान लीजिए हमारे और आपके बीच कोई पैसे का लेन देन है, लेकिन आप वहां अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, आप 5 जगह काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने किसी एक जगह पे आप एजेंट को रख देते हैं ना कि आप इनसे लेन देन कर कीजिएगा, आप इनको पैसा दे दीजिएगा, हाँ या ना, हाँ, तो वो हो गया ऑथराइज एजेंट। उसके द्वारा जो स्टेटमेंट आएगा वह भी एडमिशन होगा, तो ऑथराइज एजेंट। तीसरा नंबर, सी नंबर, तीसरा नंबर, ठीक है ना, पार्टी इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। आप लोग सीपीसी में पढ़े होंगे इस चीज को, ठीक है ना। पार्टी इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का जो पार्टी होगा, जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लिख लीजिए आप लोग, पार्टी, पार्टी इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, पार्टी इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। 3 हो गया। चौथा नंबर, फोर्थ नंबर, पर्सन इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, पर्सन इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। ऐसा कोई आदमी जो कोर्ट में मामला चल रहा है, अगर मान लीजिए जमीन का विवाद है, ठीक है ना, या कोई किसी भी तरह का विवाद है कोर्ट में, उससे जो इंटरेस्टेड पार्टी होगा, वो पार्टी से हट के भी एक पार्टी हो सकता है, अगर जो जैसे कि एक तो 2 पार्टी होगा ही होगा, ठीक है ना, लेकिन उसमें और ऐसे पार्टी हो सकते हैं जो इंटरेस्टेड हो, जिससे उनका कोई लाभ निकल रहा हो, ठीक है ना। तो पार्टी, पर्सन इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना, या तो पर्सन्स है इंटरेस्टेड है उस सब्जेक्ट मैटर से, या तो वो हो गया, या 5th नंबर जिसका इंटरेस्ट डिराइव हो रहा हो, किसी न किसी तरीके से इंटरेस्ट निकल रहा हो, पर्सन्स फ्रॉम हुम इंटरेस्ट इज डिराइव, लिख लीजिए, पर्सन, पर्सन फ्रॉम हुम, जिससे फ्रॉम हुम, ठीक है ना, इंटरेस्ट इज डिराइव,
इंटरेस्ट इज डिराइव। ओके, क्लियर? यानी कि सिंपल सा अगर एक शब्दों में कहा जाए, पार्टी और पार्टी से कनेक्टेड या सब्जेक्ट मैटर से जो कनेक्टेड जो इंटरेस्टेड पार्टी होगा, ठीक है ना, वह उसके द्वारा जो स्टेटमेंट होगा दैट इज एडमिशन हो सकता है। क्लियर? सेक्शन 18 के हिसाब से क्लियर? कोई दिक्कत? उसके बाद सेक्शन 19, सेक्शन 19, सेक्शन 19 कह रहा है आपका, क्या बोल रहे हैं? .5। हाँ, सेक्शन 18, हाँ, 5वां पॉइंट बता दे रहे हैं, पर्सन्स फ्रॉम होम इंटरेस्ट इज डिराइव, जिससे इंटरेस्ट डिराइव हो रहा है, ठीक है ना, इंटरेस्ट डिराइव हो रहा है। इसलिए एक बार बता दिए इसको कि जहां जहां उस जो पार्टी, जो मेन पार्टी है या जो सब्जेक्ट मैटर है उससे जो कनेक्टेड है, ठीक है ना, उसके द्वारा जो स्टेटमेंट हो रहा है वो एडमिशंस है।